अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है मोहम्मद ज़ुबैर ने, रहीम यार ख़ान, पाकिस्तान से। ये कहानी है उनके कज़न रफ़ीक की, उनकी खाला मजीदा, उनके खालू रब नवाज की, और कई ऐसे और वाक़यात जो उसके ख़ानदान ने इस अंदाज़ में फ़ेस किए कि इंतहाई भयानक और ख़ौफनाक वाक़यात हैं। मोहम्मद ज़ुबैर, मैं कोशिश करूँगा सब वाक़यात सुना सकूँ, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा वाक़यात भेजे हैं, उनको मैं याद कर रहा था कि कोई वाक़या भूल ना जाऊँ। उनके कज़न रफ़ीक के साथ तो एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे ख़ानदान को हिला कर रख दिया। लेकिन वो कहते हैं कहानी रफ़ीक से शुरू नहीं हुई, कहानी उससे भी पहले शुरू हो चुकी थी। रफ़ीक जब 18 साल का था तो अपने माँ बाप के साथ रहीम यार ख़ान से एक छोटे से गांव में गया, जहां उसकी वालदा और वालिद अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अक्सर जाते रहते थे। लेकिन रफ़ीक का इंटरेस्ट बहुत कम होता था। अब उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी और वो अपनी माँ और बाप के साथ उस छोटे से गांव में पहुंचा तो पता चला कि वो लोग इस गांव में 4-5 दिन रहने के लिए आए हैं। तो वो भी अपने माँ बाप के साथ अब इसी गांव में 3-4 रातें गुजारेगा। जिस घर के अंदर वो दाखिल हुए, ये एक काफ़ी बड़ा सा घर था, इस तरह का कि लकड़ी का दरवाज़ा जैसे ही खोल के अंदर आप दाखिल होते तो आगे एक बहुत बड़ा सहन था। इतना बड़ा सहन जैसे 20 मरले का खाली सहन बना हो। उस दरवाजे से आप जैसे ही दाखिल होते, लेफ्ट साइड पे 2 कमरे बने हुए थे। एक बड़ा सा कमरा उनका किचन था और उसके साथ वाला कमरा कभी मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता या कभी वो खुद इस्तेमाल कर लेते, लेकिन वो आबाद नहीं था। उसके अंदर चारपाइयाँ वगैरह तो पड़ी थी, लेकिन कोई कम ही उसके अंदर रहता था, सामान वगैरह नहीं था। ये दरवाजे से दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पे कमरे बने थे, सिर्फ 2 कमरे। राइट साइड पे एक बड़ा सा सहन था और उस सहन के बिल्कुल आखिर में राइट साइड पे 4 कतार के अंदर कमरे बने हुए थे। उन सब के अंदर रिहाइश होती थी, चारपाइयाँ होती थी, सामान रखा होता था। लेकिन ये जो बड़ा सा घर का सहन था, जिसके बिल्कुल दरमियान में एक बेरी का दरख्त था, इतना घना कि उसकी शाखें, उसकी टहनियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी। बेरी के दरख्त 2 तरह के होते हैं। एक गोल से बेर होते हैं, जिसका जो दरख्त होता है इतना घना नहीं होता, कम घना होता है। लेकिन जो दूसरे बेर होते हैं, जो लंबे होते हैं, उनका दरख्त बहुत फैला हुआ होता है, उसकी शाखें दूर दूर तक फैली होती हैं और उसका तना भी काफ़ी घना होता है। उस घर के अंदर वो घना बेरी का दरख्त था। क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे घर में बहुत छोटे थे तो एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त होता था और उसमें यही बड़े वाले बेर होते थे, लंबे वाले। लेकिन इस घर की दोनों जो कच्ची दीवारें थीं, उनके साथ पंजाबी में वो बोलते हैं खुरली, जिसमें जानवरों के लिए चारा डाला जाता है, दोनों तरफ खुरलियां बनी हुई थी। लकड़ी के बने हुए ऐसे बॉक्स जिसके अंदर वो चारा डाल देते थे और जानवर उनके अंदर अपना चारा खाते थे। जब उस घर के अंदर आप दाखिल होने लगते थे तो पहले एक दरख्तों का इस तरह का झुंड था जो गोल दायरे में लगाए गए थे, जो घर को छांव मुहैया कर सकें, और बाहर किले लगे हुए थे, वहीं पे भी चारपाइयां पड़ी होती थी। उन किलों के साथ जानवरों को बांधा जाता था। और घर का वो कमरा जहां पे किचन के साथ चारपाई पड़ी थी, पहले वो वहां पे जानवरों को बांधते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया था, घर की दूसरी तरफ उन्होंने, उसको कहते हैं भाड़ा, भाड़ा, सराइकी में इसको भाड़ा बोलते हैं, उन्होंने सराइकी में कहानी भेजी है, भाड़ा बनाया था जहां पे जानवरों को बांधा जाता है। लेकिन वाकयात इस तरह के हुए कि उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। उस जगह पे अब भी 3 कच्चे बड़े बड़े कमरे मौजूद थे, जिसका रास्ता घर के अंदर से ही एक दरवाज़ा लगा हुआ था कि उस दरवाजे से आप निकलते तो आगे 3 बड़े बड़े कमरे थे।
कच्चे कमरे जो जानवरों को बांधने के लिए इस्तेमाल होते थे, सर्दियों में सर्दी से बचाने के लिए। लेकिन उन 3 कमरों के पीछे एक बहुत बड़ा वीरान बाग था। ऐसा बाग जिसके अंदर आम के, खजूर के और मुख्तलिफ फलों के दरख्त लगे हुए थे। और हैरत की ये बात यह थी कि उन दरख्तों पे अब भी फल लगते थे, लेकिन कोई भी उन दरख्तों से फल नहीं तोड़ता था। उस बाग के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी कच्ची मट्टी की दीवार कायम की गई थी कि बाहर के लोग अंदर दाखिल ना हो सके और फल ना तोड़ सकें। अब वो दीवार भी टूट फूट का शिकार हो चुकी थी, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कि अब उसको बाग में आता। ये एक अलग अनोखी कहानी है जो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। वो कहते हैं जब रफीक अपने माँ बाप के साथ इस घर में आया तो उसको पता लगा कि अभी कुछ दिन वो यहाँ पे स्टे करेंगे, फिर एक दूसरे रिश्तेदार के घर जाएंगे, फिर तीसरे रिश्तेदार के घर जाएंगे। उन्होंने चारपाइयाँ सहन में डाल रखी होती थी। दिन के टाइम वो बेरी के नीचे एक ठंडी छांव होती थी, वहीं पे चारपाइयाँ पड़ी रहती हैं, और जब रात होती तो बेरी के नीचे से हटा के दूर दूर चारपाइयाँ डाल दी जाती थी और घर वाले वहीं पे सोते थे। कुछ लोगों को छत पे सोने का अगर शौक होता तो वो जो कमरे 4 एक कतार के अंदर कच्चे से बने हुए थे, उनके ऊपर भी 3-4 चारपाइयाँ मौजूद होती, कोई वहां जाकर सो जाता। रफीक जब इस घर के अंदर दाखिल हुआ तो आज वो खुद अपने शौक से आया था, तो हर चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा था। जानवर जो भेड़, बकरियां, गाय, भैंसें बंधी हुई थी, वो उनके साथ भी खेल रहा था, उनको प्यार कर रहा था, उनको देख रहा था। और इसी तरह घर की मुर्गियां, जहाँ पे अंदर कच्चे डरबे बनाए हुए थे मुर्गियों को बंद करने के लिए, वहाँ पे मुर्गियां भी फिर रही थी अपने बच्चों को लेके। वो सब इस माहौल से बहुत खुश था कि उसकी निगाह एक चारपाई पे बैठी हुई बूढ़ी सी औरत पर पड़ी। गोरा रंग, सर के बाल सबके सब सफेद हो चुके थे, लेकिन उसका गोरी रंगत को देख के लगता था कि जवानी में वो बहुत ज्यादा हसीन रही होगी। और वो अपनी चारपाई पे इस अंदाज में बैठी थी कि सामने जैसे कोई बैठा हो, वो उसके साथ बात कर रही थी। सराइकी के अंदर वो कोई बात करती और उसके बाद खामोश हो जाती, जैसे सामने वाले ने कोई जवाब दिया हो और वो उसके जवाब सुनने के बाद फिर से उसको जवाब देती, जैसे 2 इंसान आमने सामने बैठ के हम कलाम होते हैं, आपस में बातें करते हैं, वो इस अंदाज में बैठी बातें कर रही थी। रफीक परेशान हुआ, कुछ देर खड़ा होके उस बूढ़ी अम्मा को देखता रहा और उसके बाद चलता हुआ माँ के पास गया और बोला, अम्मा, ये जो सामने एक नानी अम्मा टाइप सी बैठी हैं, बुजुर्ग खातून को रिस्पेक्ट में नानी अम्मा कह दिया जाता है, कि ये जो नानी अम्मा सी बैठी हैं ये क्या कर रही हैं? ये तो बातें कर रही हैं, कुछ अजीब सा है। तो माँ जो इस राज से वाकिफ थी बेटे से बोली, हाँ बेटा, बस अल्लाह लोग हैं। अल्लाह लोग बोलते हैं जिनके ऊपर जिन्नात का कब्जा हो, ये अल्लाह वाले हो जाए तो सराइकी मन को अल्लाह लोग कहा जाता है, कि ये दरवेश हैं, मलंग हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह लोग हो गए हैं। उसने कहा, मैं समझा नहीं माँ, अल्लाह लोग क्या? तो खाला सुगरा जिनके घर में मौजूद थे, तो वो बोली, बेटा तुम बहुत कम आते हो ना, तुम्हें इस बात का नहीं पता। तो माँ इस अंदाज में बोली, अच्छा ठीक है, तुम इन बातों को छोड़ो, जाओ तुम घूमो फिरो, बाहर देखो, कोई लड़के भी होंगे, उनसे मिलो। नहीं अम्मा, मुझे ये कहानी सुननी है, ये क्या है? जब वो बाजिद हुआ तो खाला सूरा बोली, मैं बता देती हूं, बच्चे बैठो। जब वो बैठ गया तो खाला सूरा ने बताना शुरू किया, बेटा ये वाकया आज का नहीं है, ये उनकी जवानी का वाकया था। ये जवानी में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि गांव के लोग इनको देखते तो देखते ही रह जाते। और ये बेइंतहा प्यार करने वाली थी, ख्याल रखने वाली थी, ना सिर्फ अपने घर वालों का बल्कि सबका बेइंतहा ख्याल रखती थी। एक दफ़ा ये हमारे गांव के साथ ही एक छोटी सी नहर है जहाँ पे अक्सर ख़वातीन कपड़े धोने के लिए जाती। वहाँ पे साबुन से कपड़ों को रगड़ा जाता और एक जहाँ से अक्सर पाकिस्तान के क्रिकेटर जो बने हैं बड़े बड़े पुराने, वो वालदैन का वही डंडा बैट की तरह होता था जिससे वो कपड़ों को ज़ोर ज़ोर से मारते थे और उसके अंदर से मैल निकलता था। ख़वातीन वो अपना डंडा लेके जाती, सर्फ तो नहीं होते थे उन दिनों में, साबुन से कपड़ों को धो के डंडे से
मारती थी। तो वो बैठी इस तरह कपड़े धो रही थी कि उनकी निगाह पड़ी, आज शाम हो गई थी। अमूमन ख़वातीन दिन के टाइम पे जाती थी, शाम होने से पहले पहले वापस आ जाती थी। लेकिन ये खातून, जिनका उन्होंने नाम नहीं भेजा, मैं भी नानी अम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो ये नानी अम्मा जब वहाँ पे गई तो उस नहर के किनारे, जिसकी दोनों तरफ दरख्तों को लाइन सी बनी हुई थी, दरख्त छांव किए रहते थे इन पानी के ऊपर, तो शाम हो चली थी। लेकिन उनका अंदाज़ा ये था कि मैं जल्दी से आज कपड़े धो लूँगी, लेकिन वो धोते धोते शाम हो गई। उन्होंने कहा इतने रह गए हैं, बजाय मैं कल आके धो ही लेती हूँ। नौजवान जब लड़कियां होती हैं तो उनके अंदर डर खौफ नहीं होता। तो वहीं कपड़े धोते धोते अंधेरा फैल गया। वो कपड़े उठाकर उठने लगी तो उनकी निगाह पड़ती है बिल्कुल थोड़े ही फासले पे एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल है, वो नहर के किनारे नहाने की कोशिश कर रहा है। जैसे उनकी निगाह पड़ी, नानी देखती हैं ये बच्चा है, नहर में गिर गया तो कहीं बह ना जाए, पानी बड़ा तेज है, नहर बड़ी गहरी है, बच्चा अभी छोटा है और रात के टाइम ये यहाँ पे क्या कर रहा है। बच्चे के पास इस तरह का साबुन भी मौजूद था जिससे वो नहाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने आप को गीला भी नहीं कर पा रहा था। और जब नानी ने देखा तो वो चलती हुई उसके पास गई और उससे सराहकी में बोली, ए कौन है तू, और इस वक्त तू नहाने आया है, तेरे साथ कोई बड़ा भी नहीं है, कम से कम किसी बड़े के साथ तो आता, गिर जाए पानी में क्या होगा तेरा, रुक मैं तुझे नहला देती हूं। वो समझ गई नहाने के लिए आया है, साबुन उसके पास वो देख चुकी थी, एक छोटा सा साबुन था। उन्हें बच्चे को पकड़ा और उसको नहर के किनारे नहलाना शुरू कर दिया। वो उसको नहलाती रही यहां तक कि झाग उस साबुन से, जो उसके सर और वजूद पे साबुन लगाया गया, उसे जो झाग बनी, अब वो पानी डालती थी झाग खत्म ना हो, वो और पानी डाले झाग खत्म ना हो। वो परेशान हो गई। अमूमन आपने शैम्पू किया हो या साबुन लगाया हो तो थोड़ा सा पानी डालें, साबुन बह जाता है, साफ हो जाता है। अब उस बच्चे के ऊपर से साबुन उतर नहीं रहा, यानी जो झाग बन चुकी है साबुन की वजह से वो साफ नहीं हो रही। वो पानी डाली जा रही हैं, लेकिन साबुन नहीं हट रहा। वो कह रही है क्या मसला है। तो तभी ना बच्चे ने हंसना शुरू कर दिया। वो जो एक काला स्याह सा बच्चा, जो एक मासूम सा बच्चा बज़ाहिर नजर आ रहा था, जो नहाने के लिए बैठा था, उसने हंसना शुरू कर दिया। वो एकदम से चौंक गई, वो हंस क्यों रहा है। तो बच्चे ने अपनी आवाज में कहा, आपके ऊपर। और जब वो बोला तो वो आवाज एक बच्चे की नहीं थी, एक बड़े की आवाज थी। वो एकदम से चौंक गई और पीछे हट गई कि कौन हो तुम। बच्चा तो इतनी बड़ी आवाज में नहीं बोल सकता, मासूम नजर आने वाला काला स्याह बच्चा तो बच्चे की आवाज में बोले, ये तो एक बड़े की आवाज थी। तो वो एकदम से बोला, मैं रोज तुम्हें देखता हूं और तुम्हें देखने के लिए ही आज बच्चे का रूप धार के तुम्हारे सामने आया हूं, और तुमने मुझे नहलाना शुरू कर दिया, तुम्हारे हाथ मेरे वजूद पे लग रहे थे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। सच बताऊं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। खाला ने जैसे ये जुमले सुने, नानी ने कपड़े चीजें वहां से फेंकी और दौड़ लगा दी। वो डर गई कि ये तो कोई और ही मखलूक है। बच्चा बैठ के बड़ों की तरह बात कर रहा है, उसकी जुबान बड़े की तरह है, लहजा बड़े की तरह है, और वो कह रहा है मैं तुम्हें पसंद करता हूं, रूप धार के आया हूं। भागती भागती घर पहुंची। घर वाले परेशान हो गए कि क्या हुआ। नौजवान थी, घबराई हुई थी, सारे परेशान हो गए। आते ही उन्होंने जल्दी से अपने हाथ धोने शुरू कर दिए। हाथ धोए जाएं। उनसे पूछा क्या हुआ, तो कहती है मेरे हाथ से साबुन ही नहीं उतर रहा। घर वालों ने देखा उनके हाथों से साबुन उतर चुका है। कहते हैं ये देखो तुम्हारे हाथों से साबुन तो उतर गया है, क्या हुआ है तुम्हें। वो कहे नहीं, ये देखो साबुन मौजूद है, ये देखो हाथ पे साबुन मौजूद है। वो फिर रगड़े जाए हाथ को। घर वालों को समझ लगा ये नॉर्मल नहीं है। खैर उसको घर वालों ने संभाला, बिठाया, काफी कोशिश की, कुछ बेहतर हुई। तो पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोई बच्चा था, मैंने ऐसे नहलाया है तो ऐसे हुआ है। तो घर वाले समझ गए कि वो बच्चा नहीं था, कोई और मखलूक था। तो घर वालों ने कहा कि आपको किसने कहा था शाम के टाइम में वहां पे कपड़े धोने को, आपको नहीं पता कि वहां पे शाम को कोई भी नहीं धोता। बुजुर्गों ने क्या कहा हुआ है, जैसे ही अंधेरा फैलने वाला उससे पहले ही अपने घरों का रुख करो। आपने अपने घर का रुख ही नहीं किया। खैर
वो रात तो उसको सो गई सुकून के साथ, जिस तरह बाकी घर वालों ने उनको समझाया, रिलैक्स किया, वो सो गई। लेकिन जब वो सुबह उठी तो देखते हैं उनका बिस्तर खाली है। परेशान हो गए कि उठ के कहाँ चली गई हैं। वो उनको ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो क्या देखती हैं, नहर के किनारे जहां पे वो कपड़े वगैरह फेंक आई थी, जहां पे सारा सामान उनका पड़ा था, वो वहीं पे बैठी हुई हैं और अपने हाथ धोए जा रही हैं। परेशान हो गए कि उसको आवाज दी कि क्या कर रही हैं आप यहां पे। वो बस हाथ धोए जा रही हैं। उसके बाद उनको पकड़ के जबरदस्ती घर ले आए। अब वो गुमसुम सी हो गई हैं, खामोश सी हो गई हैं। उन्होंने समझ लिया कि मामला कुछ गड़बड़ है। एक गांव में मौजूद जो बुजुर्ग, जो खवातीन, जो मर्द उनके नोटिस तक बात गई तो एक दम दरूद करना, पढ़ना जो ना उनको आता था, उन्होंने पढ़ के उसके ऊपर दम किया, लेकिन कोई अफाका ना हुआ, कोई फ़र्क ना पड़ा। यहाँ तक कि जब रात हुई तो उस लड़की की माँ की आंख खुली तो वो क्या देखती हैं, बेटी अपने बिस्तर पर उठ के बैठी हुई है इस अंदाज में कि उसने पाँव चारपाई के नीचे रखे हुए हैं और सामने किसी को देख के वो बात कर रही है। और माँ ने जो जुमला सुना तो वो पहला जुमला ये था कि मेरे हाथों से अभी तक साबुन नहीं उतर रहा, ये तुमने क्या कर दिया है। ये देखो अभी भी मेरे हाथों पे साबुन है, अब तो मेरे हाथों से साबुन उतार दो। मां बेचारी परेशान हो गई कि ये किससे क्या कह रही है। मां उठी, चलती हुई बेटी के पास आई। ये किससे बात कर रही है तू, क्या हुआ है। उसने आराम से मां को देखा और कहा, मां ये खड़ा है सामने, कहता है कि जब तक तू हां नहीं करेगी मैं तेरे हाथों से साबुन नहीं उतरने दूंगा। देख मां, अभी भी मेरे हाथों पे साबुन है, मैं थक गई हूं हाथ धो धो के, ये मेरे हाथों से साबुन उतरने ही नहीं देता। मां परेशान हो गई, सामने की तरफ देखा, सामने तो कोई भी नहीं, बेटी के हाथ भी साफ हैं। कहा, पगली हो गई है, क्या हो गया है, कोई नहीं है सामने। तो एकदम उसने मां को गुस्से देखा और कहा, मां तुझे नजर नहीं आ रहा, ये खड़ा है सामने, कितना खूबसूरत है, नौजवान है, मुझे नहीं अच्छा लगता, जितना भी खूबसूरत हो मैंने नहीं देखना इसको। मां ने बेटी को गले लगा लिया। बेटी का जिस्म ऐसे ठंडा हुआ, वो मां के परेशान हो गई, इसका जिस्म इतना ज्यादा ठंडा क्यों है। मां ने बाकी घर वालों को भी जगाया, बाकी भी जाग गए। बेटी की कैफियत अभी तक यही कि वो सामने कोई खड़ा हुआ है, बता रही है और कह रही है मेरे हाथ अभी तक साबुन से भरे हुए हैं, झाग खत्म नहीं हो रही। उन्होंने पढ़ाई की, जितना वो बेचारे जानते थे अपनी तरफ से पढ़ के, पढ़ उसको सराकी में कहते हैं पढ़ गुड़ करके उस पर दम दरूद किया, उसको जैसे कैसे सुला दिया। सुबह वो अपनी चारपाई पर मौजूद थी। फैसला हुआ किसी पीर फकीर को, किसी अल्लाह वाले को ढूंढा जाए और उसको दिखाया जाए। तो गांव में जो मौजूद थे इस तरह के लोग, उनसे तो तावीज़ भी लिया गया, पानी दम कराया गया। उसने कहा नहीं मसला ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उसकी हालत ये थी कि अगली रात फिर से माँ ने देखा वो उठ के बैठी हुई है और उससे बातें कर रही है इस अंदाज में जैसे वो उससे खफा है, सर नीचे रखा हुआ है और उसको कह रही है नहीं मैं तेरी बात नहीं मान सकती। माँ ने कहा कुछ देर देखो तो सही, बातें क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है। तो वो बात कर रही थी कि नहीं मुझे ये मंजूर नहीं है, नहीं मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरे वालिदैन करेंगे। मां बेचारी परेशान हो गई, जवान बेटी शादी की बात कर रही है, सामने कोई खड़ा है। तो तभी मां ने उठ के कहा, अब उसका नाम क्योंकि लिखा नहीं उन्होंने, मैं भी नानी कही जाता हूं यहां पे, आप समझ। अब तो अब इस उम्र में वो नानी थी, जब वो कहानी उनसे पूछ रहे थे पहले तो वो जवान लड़की होगी। आसिया नाम रख लेते हैं फर्जी। तो मां ने पूछा, आसिया किससे बात कर रही है, किससे शादी की बात कर रही है। तो मां ने नोट किया था जब वो अकेली होती थी मां से बातें कर लेती थी, जब घर वाले उठ जाते थे तो फिर बात नहीं करती थी। तो मां ने समझा कि बजाय मैं घर वालों को जगाऊं डायरेक्ट ही पूछूं आसिया कौन है। कहती है मां ये है सामने, ये मुझे कहता है मुझसे शादी करो। मैंने उसे कहा नहीं मुझे शादी नहीं करनी, जहाँ मेरे वालिदैन चाहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी। तो ये कहता है अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं और मेरा पूरा ख़ानदान यहीं सामने आबाद हो जाएंगे और फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी। मैंने तुम्हें देख लिया है और तुम्हें पसंद कर लिया है। माँ मैंने इससे शादी नहीं करनी, मैंने वहीं शादी करनी है जहाँ आप चाहोगी। माँ ने रोते हुए उसको गले लगा लिया।
इसका मतलब है जिस पीर के पास गए थे उसका दिया हुआ पानी, दम किया हुआ तवीज़ या जो कुछ भी दिया था उसने उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अगले दिन माँ परेशान हुई, बाकियों को बताया कि आसिया रात फिर से इस तरह बातें कर रही थी। उसके बाप को बताया कि सामने वो खड़ा था और वो कह रहा था मुझसे शादी करो नहीं तो मैं सामने आबाद हो जाऊंगा, ये है वो, इस तरह की बातें कर रहा था। उसके बाद 3-4 दिन वो बिल्कुल अपने बिस्तर पर सोई रही। माँ ने नोट किया कि वो उठती नहीं थी। उसी घर के दरवाज़ा जहां पे बना हुआ था, उसी दरवाजे से जैसे ही आप बाहर की तरफ निकलते थे तो 3 कमरे बने हुए थे, वो जानवरों के लिए थे, जहां पे वो सर्दियों पे जानवरों को बांधते थे। उन्होंने देखा कि एक बकरी इतना ज़्यादा बोले जा रही है, इतना ज़्यादा बोले जा रही है, वो सारे डर गए। मजबूरन उठना पड़ा कि बकरी को क्या हुआ है, जानवर रात को बोलता नहीं है जब तक परेशान ना हो, और इतना बोली जा रही है, देखना तो था। वो उठे हैं, उठ के गए हैं जाके देखने के लिए। तो क्या देखते हैं, बकरी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी है और बोले जा रही है, बोले जा रही है, रोए जा रही है। वो सारे परेशान हो गए कि बकरी को क्या हुआ है। वो बकरी के जैसे ही करीब गया ना तो बकरी ने एकदम से छलांग मारी है जैसे कोई खौफजदा होता है, और पीछे आके गिरी है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। घर वालों को इतना पता लग गया कि जानवर बहुत ज्यादा डरा हुआ है। खैर वो बकरी को उधर से ले आए, दूसरी जगह पे आके बांध दिया, बकरी चुप हो गई। अगले दिन बकरी बिल्कुल नॉर्मल रही, लेकिन उससे अगले दिन वो क्या देखते हैं कि बकरी ने एक जोरदार आवाज निकाली है, दूसरी बकरी। और जब वो भागते हुए गए हैं कि ये कैसी अजीब सी आवाज है ये बकरी की, तो क्या देखते हैं, बकरी मरी पड़ी है। जानवर था, मर गया था। वो सारे परेशान हो गए कि बकरी को क्या हुआ। तो उसी वक्त आसिया चलती हुई आई है जो सोई हुई थी, और आके बोलती है, उसने मुझे कहा था तो मेरी बात नहीं मानेगी, मैं जानवर तेरा मार दूंगा। ये वो बकरी थी जो आसिया की सबसे फेवरेट बकरी थी। वो मर चुकी थी और आसिया खड़ी बता रही थी कि उसने उस बकरी को मार दिया है अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। वो कहता है तू मेरी बात नहीं मानेगी, मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे जानवर मार दूंगा, तेरे घर वालों को मार दूंगा। आसिया चुप करके खड़ी रही। उसके बाद चलती हुई बिस्तर पे गई, जाके लेट गई। आंखें उसकी खुली हुई थी, आसमान की तरफ वो देखे जा रही थी जैसे फैसला न कर पा रही है। उसके अंदर क्या चल रहा था, क्या सोच रही थी, कोई कुछ नहीं जानता था। सब परेशान थे, हो क्या रहा है। बकरी मर चुकी थी, घर वाले परेशान। अगले दिन भागे परेशान होकर बकरी मर गई है। आसिया कह रही है उसने रात को बताया है कि रोबोट की तरह के खाना चुप करके खा लेती थी, वो बोलती नहीं थी, वो हंसने खेलने वाली लड़की एक अजीब सी हो गई थी। और जब बकरी मरी थी तो सारे परेशान हो गए थे, अब क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वाकई वो सच कह रही हो, वो मार डाले सारे जानवरों को, हम गरीब लोग हैं, क्या होगा। उन्होंने फिर से पीर शीर ढूंढने की कोशिश की, इधर उधर से किया। 5-6 दिन, हफ्ता 10 दिन बिल्कुल आराम से गुजरे, कुछ भी ना हो, कोई पीर तो ना मिला, लेकिन सब कुछ खैरियत से रहा। शाम को, रात को सारे बैठे खाना खा रहे थे, तो वहीं पे आसिया बोल पड़ी, जो चुप रहती थी, सारा दिन बोलती नहीं थी, खुद से बोल पड़ी, अम्मा आज वो दूसरी बकरी को मार डालेगा। आज उसने फिर मुझे कहा है मेरी बात मान लो, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो दूसरी बकरी को मार डालेगा। मां बेचारी परेशान हो गई, आगे से फौरी बोल पड़ी, कौन मार डालेगा, क्यों मार डालेगा। लेकिन आसिया खामोश रही। वहीं तवे पे रोटियां डालती हुई मां बेचैन सी होगी कि एक और बकरी मर जाएगी, क्या करें। उसने अपने शौहर की तरफ देखा जो आसिया का बाप था कि क्या करें। वो भी परेशान सा, जितना भाग दौड़ कर पा रहे थे उन्होंने भाग दौड़ की थी, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला था। तो तभी आसिया ने खाना वगैरह खाया और अपने बिस्तर पर लेट गई। आसिया की मां अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन डरी हुई थी, नींद उसको नहीं आ रही थी। जानती थी कि बाकी बात को यकीन माने न या ना माने, वो अपनी बेटी को देख चुकी थी, बकरी एक मर चुकी थी। वो डर गई कि एक और बकरी आज मर जाएगी। कुछ देर जब नींद ना आई आसिया की मां को, उठ के वो गई, उसने जाके झांका तो देखा जानवर अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो चुप करके आकर बैठ गई, लेट गई।
कुछ देर उसी तरह लेटी रही कि फिर से उसका दिल घबराया, उठकर गई। जाकर जानवरों को देखा, जानवर अपनी जगह पे मौजूद थे। वो जैसे ही मुड़ने लगी, उसने देखा पीछे आसिया खड़ी है। वो एकदम से डर गई कि आसिया, तुम इधर क्या करने आई हो? तो आसिया ने कहा, मां वो सामने खड़ा है, उसने मुझे बुलाया है, वो देख, तुझे नजर आ रहा है, वो सामने खड़ा है, बकरी को मार देगा। मां ने पीछे की तरफ मुड़ के देखा, जहां आसिया इशारा कर रही थी वहां पे तो कुछ भी नहीं था। मां ने कहा, वहां पे तो कुछ भी नहीं है। मां, तुझे नजर नहीं आ रहा? मां ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कहां है? मैं इससे आज बात करती हूं। तो मां ने उसी तरफ देखकर जिस तरफ आसिया ने इशारा किया था आवाज लगाई, कौन हो तुम? क्यों मेरी बेटी का जीना हराम करते हो? क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो? खुदा का वास्ता है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मेरी बेटी का पीछे छोड़ दो। क्या गुनाह किया है मेरी मासूम बेटी ने? वो इतना ही कह पाई थी कि उसी वक्त आसिया की मां ने देखा एक बकरी जो जमीन पर बैठी हुई थी, ऐसे जैसे उसको किसी ने जमीन से उठा लिया हो। और इतनी अचानक ये सब कुछ हुआ कि ना सिर्फ उसको जमीन से उठाया गया, बल्कि उसको जोर से वो जो ऊपर छत सी बनी हुई थी, छत के ऊपर ऐसे टकराया गया, यानी जमीन से उठा के उसको छत में दे मारा कि बकरी चीखती हुई नीचे गिरी। मरी नहीं, लेकिन इस तरह खड़ी होने की कोशिश कर रही थी जैसे उसकी टांग टूट गई हो। इतना जल्दी हुआ था कि किसी ने बकरी को उठा के इतनी जोर से मारा था और उसको नीचे गिराया था। मां ने जोरदार चीख मारी। घर वाले बाकी भी जागे, भागते हुए अंदर आए तो देखा बकरी इस तरह खड़ी है कि टांग उसकी टूट चुकी है। आसिया खड़ी है और आसिया की मां खड़ी है। सारे परेशान हो गए कि क्या हुआ। आसिया की मां ने बताया ये सब कुछ हुआ। आसिया से पूछा गया, क्या वो अभी मौजूद है? हां, वो सामने बैठा है। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया, बिल्कुल, यानी कि वो जो एक कमरे का कोना था, वो कोने की तरफ कह रही थी वहां बैठा है। सब परेशान हो गए कि इतनी छोटी सी जगह में वो कैसे बैठ सकता है। कि उसी वक्त घर वालों के खड़े हुए पूरे जानवर इस तरह घबरा गए कि जो बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, वो एकदम से खड़े हो गए और जानवर बुदकना शुरू हो गए। जब जानवर किसी ऐसी आफत को, परेशानी को, जिन्नात को या ऐसी मखलूक को देखते हैं तो बुदक जाते हैं। बदक जाने से मुराद होता है घबरा जाते हैं, रस्सा तोड़वाने की कोशिश करते हैं, आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त सारे जानवर आवाज़ें निकालना शुरू हो गए, दौड़ने की कोशिश करना शुरू हो गए। सारे समझ गए मामला गड़बड़ है। उन्होंने आसिया से रिक्वेस्ट की, इसे कहो खुदा का वास्ता जानवर छोड़ दे। आसिया ने सामने की तरफ देखा और कहा, हाँ ठीक है, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, जानवर छोड़ दो। जानवर रुक से गए। जैसे जानवर डरे हुए थे, रस्सा तुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, जितना ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, जानवर बेचारे सारे चुप से हो गए। आसिया चलती हुई गई, जाकर बिस्तर पर लेट गई। रात सारी घर वालों ने जाग के गुजारी कि अब क्या करें, लेकिन मामला अभी थमा नहीं था। आसिया ने सुबह उठते ही मां से कहा, मां, वो मुझसे कहता है मुझसे शादी करो। मैंने उससे शादी नहीं करनी। वो मेरे सामने खूबसूरत बन के आता है, लेकिन मैं जानती हूं वो खूबसूरत नहीं है। मैंने उसे देखा है, वो बहुत खौफनाक है। मैंने उससे शादी नहीं करनी। मां क्या कर सकती थी सिवाय रोने के, परेशान होने के। उस रात घर वाले सोए तो सही, लेकिन उसमें एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। सुबह जब सब अपने बिस्तरों से उठ रहे थे तो सब जैसे ही अपनी चारपाइयों से उठे और जूते चप्पलें पहनने के लिए पांव नीचे किए तो सबके पांव गीले हो गए। सबने अपने अपने पांव निकाल के देखे तो पांव के नीचे खून लगा हुआ था। उनकी जो नीचे चप्पलें पड़ी हुई थी चारपाई के नीचे, सब चप्पलों के अंदर, जूतियों के अंदर खून था। एकदम से 2-3 लोगों ने जो उठ के पहनने की कोशिश की थी, एकदम से चीखने की आवाज़ आई। बाकी भी उठ गए और बाकियों ने भी अपनी अपनी जूतियां देखी। क्या हुआ है कि जूती में खून है। बाकियों ने उठ के अपनी अपनी जूतियों को देखा तो सब जूतियों के अंदर खून था, सिवाय आसिया की जूती के। जितने के घर के फर्द थे सबकी जूतियों में खून था। आसिया सो रही थी, चीखो पुकार से वो उठ गई और खून सब जूतियों में मौजूद था, आसिया की जूती में नहीं था। तो वो बोली, उसी ने डाला है। वो कहता है मैं इन सबको खून से नहला दूंगा। मुझे उसकी बात माननी होगी।
वरना सबको वो खून से नहला देगा। अब उस घर के लिए कितनी कयामत की बात थी, ये कैसी भयानक, कैसी खौफनाक बात थी। मैं डूइंग अ शो मोना, मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा था और ये देखिए मोना आ गई है। मोना, व्हाट यू नीड? आई एम डूइंग अ शो। मोना, मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा था। यस, व्हाट यू नीड, टेल मी। अभी आ गई है और मुझे कहानी को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा है। ये इस तरह के सीन होते हैं, लेकिन मैं रोक देता होता हूँ, आपको कट कर देता हूँ, दिखाता नहीं हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चलें आपको दिखा देते हैं। अब इसको मैं भेज के, अब ये नीचे फिर रही है, मैं इसको भेज के, अक्सर ये चुप करके बैठ के कहानी सुनती है कभी कभी, लेकिन आज तो वो उसने हमला कर दिया, तो मैं इसको रोक के कहानी शुरू करता हूँ। सॉरी फॉर दैट। मोना इस तरह आती नहीं है, लेकिन आज वो कहानी में आ गई। अब उस घर के अंदर यकीनन सी बात थी, एक बहुत बड़ी ऐसी परेशानी कि घर के हर फर्द के जूते के अंदर खून था सिवाय आसिया के, और मैसेज ये था कि मैं सबको खून में नहला दूंगा। वो बेचारे गरीब से लोग अपनी तगोदो जो कर सकते थे, जितनी भाग दौड़ कर सकते थे, वो कर चुके थे। लेकिन वो जो भी आसिया के साथ था, अभी तक किसी ने उसको देखा नहीं था सिवाय आसिया के, लेकिन इतना सबको मालूम हो चुका था वो वाकई बहुत ताकतवर है, खून में नहला सकता है। एक बकरी को मार चुका था और दूसरी को उसने उठाकर पटक दिया था। जानवर बदक गए थे, जानवर डर गए थे, और आज घर वालों को एक मैसेज दिया गया था। सारा दिन उस घर के अंदर परेशानी में गुजरा, और अगली रात घर के फर्द चारपाइयां बिछाए सहन में सो रहे थे। शायद सो भी कहां रहे थे, नींद कहां आती है जब घर के अंदर हालात इस तरह के हों। सभी जाग रहे होते हैं अपने बिस्तर पर। सिर्फ आसिया नहीं जाग रही थी, आसिया की मां और आसिया के बाप भी जाग रहे थे कि तभी कानों में एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ा लश्कर जो जानवरों का हो, जिनके गलों के अंदर घंटियों को बांध दिया गया हो, जैसे भेड़, बकरी या गाय के गले में बड़ी बड़ी घंटियों को बांध दिया जाता है, और जानवर जब चलते हैं तो जोर जोर से घंटियों की आवाज पैदा होती है। ऐसी ही एक आवाज थी, और इस घर के सहन के अंदर लगता था जैसे बहुत सारे जानवर चलते हुए दूसरी तरफ जा रहे हों। आसिया का बाप भी उठकर बैठ गया। आसिया भी उठकर बैठ चुकी थी, उसकी मां भी। और जब उसने देखा मां और बाप दोनों जाग गए हैं, तो आसिया ने मां की तरफ देखकर कहा, मां, वो यहीं मुस्तकिल रहने के लिए आ गए हैं। ये देखो, ये सारे उनके जानवर हैं, बहुत ही खौफनाक, अजीबो गरीब से जानवर हैं, और ये सारे जानवर उस बाग की तरफ जा रहे हैं। ये रहने के लिए आ गए हैं, अब ये नहीं जाएंगे। अब मुझे इनकी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो ये सबको नुकसान पहुंचा देंगे। अब ये जाने वाले नहीं हैं। जैसे ही सुबह हुई, आसिया का बाप बेचारा फिर से भागा। वो गरीब शख्स जितनी तगोदो कर सकता था, कोशिश कर सकता था ढूंढने के लिए, किसी और अल्लाह वाले को ढूंढे, किसी पीर को ढूंढे, किसी को ढूंढे कि वो कौन है। बेटी की बात रात को सुनी, एक आवाज़ों को सुना, क्लियर आवाज़ें थीं, जैसे बहुत ज़्यादा जानवर जिनके गले के अंदर घंटियां बजी हों, घंटियों की चलने की आवाज़ थी, और जानवरों के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी कि एक लश्कर सा, एक पूरा कतार के अंदर जब एक जानवर चलते हैं तो उनके कदमों की आवाज़, उनके घंटियों की आवाज़, और कभी कभी कोई जानवर जब बोल पड़ता है तो वो आवाज़ें भी वो क्लियर सुन रहे थे। यहां तक कि जानवर वहां से सारे गुजर गए और खामोशी छा गई। तो वहीं उनको एक फकीर मिले। आसिया के वालिद साहब वापस आ रहे थे, तो उस फकीर ने आसिया के वालिद को देख के कहा, मैं पहचान गया हूं तुम्हारी परेशानी को, लेकिन सच ये है, वो जो भी है बहुत ताकतवर है, एक कबीले का सरदार है,
और वो आबाद हो चुका है उसी बाग के अंदर। इस बाग के फल को अब तुम खा सकोगे, कोई और नहीं खा सकेगा, वो किसी को आने भी नहीं देगा। और ये बात सच है, वो अपने लश्कर के साथ आ गया है, वहीं उसी बाग में आबाद होने जा रहा है, और वो तुम्हारी बेटी पे इस अंदाज में फिदा हो गया है। मेरा इल्म ये बताता है, मैं चाहूं भी तो अपने इल्म से उसको नहीं भगा सकता। वो बहुत ताकतवर है, मेरे इल्म से ज्यादा ताकतवर है। जब तक ये अब जिंदा रहेगी, ये उसी की होके रहेगी। एक वक्त आएगा, कोई अल्लाह का वली आएगा, वो शायद इसको उससे निजात दिला सके, वरना उससे निजात दिलाना बहुत मुश्किल है। मैं एक आम सा बंदा हूं, इतना इल्म नहीं जानता, बस थोड़ा बहुता जानता हूं जो अपने इल्म की रोशनी में आपको बता रहा हूं। मेरी ख्वाहिश थी मैं आपकी मदद कर सकूं, लेकिन मैं जानता हूं मुझसे बहुत ताकतवर है, मेरा नुकसान कर देगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम जितने लोगों के पास गए हो वो भी कुछ कर सकते थे, लेकिन उनका इल्म भी इतना ही है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। किस्सा मुख्तसर, माँ बाप को ये बात, जहां उनके और औलाद भी थी, वहीं पे आसिया भी थी, वो जान चुके थे कि जो इतना अल्लाह ने हसीन और जमील बेटी दी है, अब उस पर कोई फिदा हो चुका है और उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उनने दिल से वो शादी की ख्वाहिश, वो शादी की जो तमन्ना थी, वो दिमाग से निकाल दी। क्योंकि आसिया ने बता दिया था, आप लोग अगर मेरी शादी की कोशिश करेंगे तो ये घर के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि एक दिन ये बात जब आसिया ने कही थी, उससे एक दिन पहले आसिया की माँ ने आसिया के बाप से कहा था, मैं सोच रही हूं इसकी शादी क्यों ना कर दें, शायद ये शादी के बाद ठीक हो जाए। और उसी रात को खाना खाने के बाद जब सब अपने बिस्तरों पर जाने लगे तो आसिया उठकर माँ के पास आई। माँ ने देखा आसिया सामने खड़ी है, माँ एकदम से उठकर बैठ गई। कहती है, हाँ बेटा क्या हुआ है मेरी धी रानी, क्या हुआ है? तो बोली, माँ तू शादी का सोच रही है। उसने नहीं सुना था, आसिया ने, उसके सामने बात नहीं हुई थी, लेकिन वो बता रही है, माँ तू शादी का सोच रही है ना, वो मुझे कह कर गया है, अगर शादी की तो मैं तेरे माँ बाप को मार दूंगा। माँ शादी का ना सोचना, मुझे तुझसे बहुत प्यार है, ये उसने कहा और चलती हुई बिस्तर पर जाकर लेट गई। माँ बेचारी परेशान लेटी हुई। अभी माँ की आंख नहीं लगी थी, वो सोचते सोचते गहरी सोचों में गुम आंखें बंद करके लेटी हुई थी, सोई हुई थी नहीं थी, आंखें बंद करके गहरी सोच में थी कि उसको महसूस हुआ किसी ने उसकी चारपाई को हिलाया है। जैसे ही चारपाई हिली तो उसने आंखें खोल दी कि कहीं आसिया तो नहीं आई। तो अगर उसको महसूस हुआ आसिया तो नहीं है, लेकिन एकदम से लेटे लेटे उसको महसूस हुआ पीछे वाली साइड से कोई खड़ा है। आसिया की मां ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काला स्याह साया, क्लियर साया, जैसे इंसान का शैडो होता है, परछाई होती है, साया होता है, ब्लैक शैडो, काला स्याह एक साया सा था और बिल्कुल एक इंसान के कद के बराबर उसके तकिए की बैक साइड पे खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख थीं, यानी धुएं की तरह बना हुआ काला स्याह इंसान की शेप का, लेकिन उसके चेहरे के नक्श यानी आंखें सिर्फ लाल सुर्ख क्लियर नजर आ रही थी। जिसको झपकता था तो वो झपकता था तो वो काली पलकें उसकी जो नजर नहीं आ रही थी, आंखों को बंद करती थी तो वो लाल सुर्ख आंखें गुम हो जाती थी। जैसे खुलता था तो एक कोयले की तरह दहकती हुई, जैसे आग लगी हो। बाकायदा उन आंखों में ऐसे था जैसे आग निकल रही हो, आग के हल्के हल्के शोले होते हैं, गोल गोल से ऐसे शोलों की तरह शोले निकल रहे थे उसकी आंखों से। उसका नाक, उसके होंठ कुछ भी नहीं नजर आ रहा था, एक गोल सा चेहरा सा था जिसके अंदर सिर्फ आंखें, जिसको झपक रहा था, लाल सुर्ख आंखें नजर आ रही थीं। और वहीं पे खड़े खड़े उसने आसिया की मां के सर के बालों के ऊपर जैसे ही उसने अपना हाथ टच किया, एक लम्ब सा महसूस हुआ आसिया की मां को, तो उसी वक्त आसिया की मां के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। ऐसे लगा जैसे उसके वजूद को आग लग गई हो। आसिया की मां ने इतनी जोरदार चीख मारी कि घर के लोग भी जाग गए और वो अपने सर को इस तरह जोर जोर से हटा रही थी जैसे उसके सर के अंदर आग लगी हुई हो, और वो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। सारे घर वाले जमा हो गए, यहां तक कि उसने कहा मेरे सर पे
पानी डालो। घर वाले परेशान हो गए कि कौन सी आग, उसके सर पे तो कोई आग नजर नहीं आ रही, लेकिन मजबूरन उन्होंने उसके सर पे पानी डाला तो तब जाके वो सुकून में आई, जैसे अब आग बुझी है और मैं सुकून में आई हूं। अब मां समझ चुकी थी कि बेटी ने जो पैगाम दिया था आज वो भी वार्निंग देकर गया है। आग लगाकर नहीं गया, मार कर नहीं गया, सिर्फ हाथ टच किया है तो आग का इशारा मिल गया। बस वो आखिरी दिन था, उसके बाद किसी ने भी न शादी का सोचा न कुछ किया। घर में कई वाकयात हुए। रातों को परिंदों को उड़ते हुए आवाजों को सुना गया। जानवर कई दफा डरे, लेकिन सबने, घर वालों ने फैसला कर लिया था कि अब आसिया के मामले में कोई नहीं बोलेगा। सब चुप हो गए थे। मां को भी एक चुप सी लग गई थी, लेकिन अब आसिया अपने घर वालों को शायद बचाने के लिए एक रात उठी। मां ने बेटी को खुद से उठते हुए देखा और बेटी उठकर बाहर चली गई। रात के इस पहर बेटी अकेली इस तरह बाहर जा रही है, मां कहां बर्दाश्त कर सकती। मां का दिल तड़प गया। मां चुप करके उसके पीछे उठी। फासला रख के मां ने उसका पीछा किया तो देखा बेटी चलते चलते उसी बाग के अंदर दाखिल हो गई है जो अब वीरान हो चुका था। जिस बाग के अंदर घर वालों ने शाम के टाइम पे आग लगे हुए देखा था। कई दफा ऐसे लगता था, जब पहली दफा उन्होंने देखा था कि बाग के अंदर आग लगी हुई है, वो आग को बुझाने के लिए जब करीब गए थे कोई आग नहीं थी। और उसके बाद भी कई दफा ऐसे आग महसूस होती, वो बुझाने के लिए जाते, वहां पे कोई आग ना होती। घर वाले सब जान चुके थे आग क्लियर नजर आती है, पास जाने पे नहीं होती। यहां तक कि उन्होंने रातों को यह भी देखा था कि आग के गोले से निकलते थे, उस बाग के अंदर से ऊपर जाते और गायब हो जाते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब मां जान चुकी थी आसिया उसी बाग में जाती है और सुबह सब सोए होते हैं, उनसे पहले ही वापस आके अपने बिस्तर पर लेट जाती है। उसका हल किसी के पास नहीं था। अब सिर्फ ये होना शुरू हो गया। पहले तो सिर्फ मां ने देखा 2-3 दफा, फिर बाप ने देखा, फिर बाकी घर वालों ने भी देख लिया। जब वो रात को उठकर बैठती तो वो अपनी चारपाई पे बैठी किसी से बात कर रही होती, या तो वो बाग के अंदर चली जाती या वो फिर चारपाई पर बैठ के बातें करती होती। और वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि आज जब रफ़ीक ने ये देखा था, मां से पूछा था तो उसको बताया जा रहा था अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन सिलसिला आज भी कई वाकयात हो चुके थे, लेकिन सिलसिला वो आज भी जारी था। आज भी वो बैठकर उसी तरह बातें करती थी जैसे कोई सामने बैठा हो और उसके साथ वो बातें कर रही हो। वो जो सामने बैठा था उसको सिर्फ एक शैडो की सूरत में, उसकी लाल सुर्ख आंखों को मां ने देखा था, आसिया की मां ने, या फिर वो कई नज़ारे जो कभी परिंदे की सूरत में, कभी आवाज़ों की सूरत में, आग की सूरत में, जानवरों के चीखने चिल्लाने की सूरत में, कई जो इशारे मिल चुके थे वो इशारे थे, लेकिन अभी तक वो किसी के सामने नहीं आया था। लेकिन जब आसिया के मामले में सब ने बोलना छोड़ दिया और आसिया को फ्री हैंड दे दिया, जानते थे कि वो बहुत ताकतवर है, सबको मार डालेगा। घर में और लोग भी तो मौजूद थे और वो नहीं चाहते थे किसी और की जान जाए। उसने जूतों में खून डाल दिया था। तभी फिर सबने आसिया को उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, फिर आसिया दुनिया जहान से गुम हो गई। उसको सिर्फ इतना याद रहता था ये खाना है, कोई देता तो खा लेती, ना देता तो कभी मांगती नहीं थी, बस बैठकर बातें करती रहती। अक्सर उसकी चारपाई पे देखते तो बिस्तर खाली होता, वो जान जाते उसी बाग में चली गई है। गांव के कुछ लोगों को जब ये सारे वाकयात का पता लगा तो उनमें से कुछ नौजवान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम बाग में जाने की कोशिश करेंगे, हम उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। सबने उनको मना किया, भाई वो जिन्नात में से है, कोई इंसान नहीं है जिसका मुकाबला करना है, तुम लोग ऐसा सोचो भी मत। लेकिन वो चाहते थे आसिया से शादी हो सके, तो उन्होंने फैसला किया कि घर वालों को बताए बगैर किसी दिन वो रात को आसिया का पीछा करेंगे और जो भी वो ताकत है ना नजर आने वाली उसका मुकाबला करेंगे। तो उन्हीं में से एक नौजवान था गांव का जो आसिया को बहुत पसंद करता था। उसने फैसला कर दिया, बताया नहीं किसी को। आसिया एक रात जैसे ही अपने घर से निकली, वो शाम होते ही, रात होते ही उनके घर के करीब छुप गया था इस अंदाज में
कि वो आसिया जैसे ही घर से निकले वो उसको देख सके। 2 रातें वो छुपा रहा, आसिया ना निकली, लेकिन तीसरी रात उसने देखा दरवाज़ा खुला है, रात के पहर आसिया बाहर निकली है। वो इसके लिए तैयार हो गया। आसिया चलती हुई बाग की तरफ जा रही थी, वो भी हाथ में कुल्हाड़ी लिए चलता हुआ आसिया के पीछे जाने लगा। आसिया चलती चलती जैसे ही बाग के अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखों के सामने ऐसा लगा जैसे आसिया गायब हो गई हो। किस सिमत गई है, किस दरख्त के पास गई है, वो नज़र नहीं आ रही थी। वो दरख्त के अंदर चली गई थी, बाहर थी, किसी को कुछ नहीं पता। वो कुल्हाड़ी हाथ में लिए जो पीछे पीछे आ चुका था, अब दरख्तों के बीच में मौजूद था, इधर उधर देख रहा था। आसिया का कहीं पे कोई अता पता नहीं था कि उसी लम्हे किसी ने इतने जोर से उसके कमर पे एक थप्पड़ मारा, जोर से एक थप्पड़ मारा, इतने जोर से उसको थप्पड़ पड़ा कि उसके मुंह से इतनी जोरदार चीख निकली। फिर वो था कि चीखें थीं, बेइंतहा चीखें थीं। वो ज़मीन पर गिर गया और बेइंतहा चीखें मारे जा रहा था। वो इस अंदाज में चीखें मारे जा रहा था कि सारे घर वाले परेशान हो गए। मुश्किलों से बाकी घर वाले उठाए, उसको उठाया तो पता लगा उसकी कमर पे इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया था कि पंजे का निशान जो 3 उंगलियों पे मुश्तमिल था, 5 नहीं, इंसान की तरह उंगलियां, लेकिन 3 उंगलियों के निशान छपे हुए थे। और कई दिनों तक वो सीधा चल नहीं सका था। कमर की हड्डी तो नहीं टूटी थी, बच गई थी, लेकिन वो तकलीफ से कराहता रहा कितना अरसा। उसके बाद फिर किसी ने जुर्रत नहीं की। उससे जब पूछा गया तो उसने इतना बताया कि मैंने इसको बाग में तो जाते देखा है, आगे गायब कहां हो गई है ये मुझे नहीं पता चला। वहीं पे रफीक को जो और बातें पता लगी तो एक दफा उसको वालिद का भी वाकया सुनाया गया कि वालिद जो यहाँ अक्सर आते रहते थे, सिगरेट पीते थे, तो वालिद ने उसको बताया था वो उसी बाग के साथ ही थोड़ी दूर बैठे बातें कर रहे थे। शाम का टाइम था और उसके वालिद भी मजाक उड़ाते थे, इन चीज़ों को नहीं मानते थे, सिगरेट पीते थे। उन्होंने जेब से सिगरेट निकाली, चारपाई पे बैठे थे बाग से काफ़ी दूर, तो उन्होंने जेब से माचिस देखी, इधर उधर माचिस देखी, माचिस नहीं थी। तो सामने बैठे हो कहते यार लगता है माचिस भूल आया हूं मैं घर। तो सिगरेट मुंह में है और माचिस ढूंढ रहे हैं, तो कहते हैं मेरी आंखों के सामने एक तीली जलती हुई, जैसे किसी ने माचिस से तीली को जलाई हो, ठक ठक जैसे करते हैं आवाज़ आती है, तीली को रगड़ा जाता है माचिस से, ऐसे रगड़ने की 2 दफ़ा आवाज़ आई है, ठक ठक, और एकदम से जैसे तीली जल गई हो। और हवा में एक जलती हुई तीली बिल्कुल ऐसे करीब आ रही थी जैसे कोई हाथ जिसने उस तीली को पकड़ रखा हो, वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन तीली उड़ती हुई ऐसे सिगरेट के पास आ रही थी जैसे वो सिगरेट को जलाना चाहती। उन्होंने जब ये मंजर देखा कि आग लगाने वाला माचिस को चलाने वाला और तीली को पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन तीली को आग लगी हुई, उन्होंने सिगरेट फेंका और वो दौड़ गए थे। और तब उन्होंने फैसला किया था कि दोबारा कभी उस तरफ नहीं जाना। और वहीं पे उनको एक गांव में वाकया सुनाया गया था, इसी बाग के फासले पे कब्रिस्तान, जहाँ पे एक दफ़ा गांव के कुछ लोग गुजर रहे थे। ये 3 लोग थे। वो जब चलते हुए बिल्कुल कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 कलेयर इंसानों की तरह साए थे जो कब्रों के पास बैठे हुए थे, जैसे आपस में बातें कर रहे हों। 3 लोग इस अंदाज में बैठते हैं, ट्राइंगल बना के कि आपस में बैठ के बातें करते हैं। वो बिल्कुल सायों की तरह थे और उनकी आंखें लाल सुर्ख थीं, बिल्कुल एक आग की तरह दहकती हुई आंखें। और गांव के लोगों ने जब उनको इस अंदाज में देखा तो फौरी तौर पे उन्होंने दौड़ लगा दी। समझ गए थे कि ये इंसान नहीं है, बिल्कुल काले स्याह धुएं की तरह के शैडो हैं और उनकी आंखें कोयलों की तरह, आग की तरह दहक रही हैं, ये कोई इंसान नहीं है। वो वहां से भाग गए। उसके बाद वो बाग जिसके अंदर कई दफ़ा लोगों ने फल वगैरह तोड़ने की कोशिश की थी, उनको पत्थर पड़े थे, बाकायदा उड़ते हुए मट्टी के टुकड़े जो होते हैं बड़े बड़े, इस तरह सर में कमर में ऐसे मारे गए थे कि लोग चीखते हुए भाग गए थे। नज़र कहीं से नहीं आ रहे थे पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन पत्थर इस तरह के पड़ रहे थे कि सारे भाग गए। और उसके बाद उस बाग के अंदर भी दोबारा कोई न गया। रफ़ीक ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसका कहना यह था, क्या वाकई आज के दौर में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं? खैर, ये लोग रहीम यार खान वापस आ गए। काफ़ी अरसा गुजर गया। रहीम की उम्र तकरीबन, रहीम नहीं, रफ़ीक की उम्र तकरीबन
24 साल के करीब हो गई थी। ये एक जगह पे मुलाजमत करता था और इसकी रात की ड्यूटी लगी थी रहीम यार खान शहर में। ये रात को जाता, ड्यूटी करता और तकरीबन घर 12 बजे के करीब वापस आता। शाम को जाता, 12 बजे इसको रात को छुट्टी होती और ये वापस आता। एक दफ़ा रफ़ीक वापस आ रहा था कि गली से, एक लंबा सफ़र था, तकरीबन उसको 25 से 30 मिनट लग जाते थे घर पहुंचते हुए उस जगह से। रात को सवारी होती नहीं थी, तो पैदल आ रहा था कि उसने देखा गली के मोड़ जैसे ही उसने मुड़ी तो सामने एक लड़की इस अंदाज में खड़ी थी कि वो उससे टकराते टकराते बचा। लड़की की जब चेहरे पे उसकी निगाह पड़ी तो लड़की इंतहा की बला की खूबसूरत थी और उसने उससे सॉरी किया कि सॉरी मैंने आपको देखा नहीं था, मैं आपसे टकराते टकराते बचा। तो लड़की ने उससे देखते ही कहा कोई बात नहीं। लड़की मुस्कुराई लेकिन वो जल्दी से आगे बढ़ गया। अगली रात फिर से रफ़ीक को जब छुट्टी हुई वो गली में पहुंचा, उसी जगह पे पहुंचा ही था। उसके दिमाग से वो लड़की निकल गई थी, काम सी बात थी, वो कहीं घर से निकली होगी, आ जा रही होगी। उसने देखा उसी जगह जैसे ही टर्न लिया सामने वो लड़की मौजूद थी। वो एकदम से घबरा गया और परेशान हुआ कि ये क्या माजरा है। आज वो टकराया तो नहीं था, कल तो वो अपने ख्यालों में गुम था, आज वो अलर्ट था, तो इसलिए उसने लड़की को देखा। लड़की उसको देख के मुस्कुरा पड़ी। उसने कोई जवाब ना दिया, कोई रिस्पॉन्स ना दिया, वो आगे बढ़ गया। तीसरी रात, चौथी रात लड़की उसको वहीं मुसलसल खड़ी नजर आती है। वो परेशान हो गया कि रात का टाइम है, मोहल्ले में लड़की खड़ी है, इसका किसी के साथ चक्कर है या क्या है, ये क्यों यहां पे खड़ी होती है। उसने बिल्कुल आम सा लिबास पहना होता, शक्लो सूरत उसकी इंतहा की खूबसूरत थी, लेकिन लगता था किसी गरीब घराने की है। ये कोई 5वीं रात थी, वो वहां से गुजरने लगा। वो सोच चुका था कि रोज मुझे देखती है, मुस्कुराती है, बात करने की कोशिश करती है, ये चक्कर क्या है। अगली रात जब वो वहां पे पहुंचा तो लड़की पहले से मौजूद थी। वो गुजरने लगा तो लड़की अपनी जगह से हट के सीधा उसके आगे आ गई। मजबूरन उसको रुकना पड़ा। क्यों रोका है तुमने मेरा रास्ता, उसने लड़की से पूछा। तो लड़की ने कहा तुम नहीं जानते, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। मैं रोज तुम्हारे इंतजार में खड़ी होती हूं। मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम पे दीवानी हो गई हूं। तुम मुझे अच्छे लगे हो। मैं इतने दिनों से खड़ी हूं, तुमने एक दफा भी मेरी तरफ नहीं देखा। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। रफीक ने उसकी तरफ देख के कहा देखो, अच्छी या बुरी का सवाल पैदा नहीं होता। मेरे माँ बाप ने जिस तरह की मेरी तरबियत की है, मैं लड़कियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। और तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, कोई शर्म व हया नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इस तरह किसी लड़के के साथ रात को खड़े हुए देख लें कि तुम किसी गैर लड़के के साथ खड़ी बातें कर रही हो, उनका क्या हाल होगा। तुम्हें शर्म भी नहीं है अपने वालिदैन का सोच के। उसने एक कहका लगाया, कहका लगा के हंसी और बोली तुम घबराओ मत, तुम परेशान मत हो, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। बस तुम एक दफा हां कर दो कि तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया। हटो मेरे आगे रास्ते से, उसने गुस्से से कहा और आगे चला गया। अगले दिन जाके उसने सुबह उठा, जब मां को बता दिया, खाला मजीदा बताया था मेरे ख्याल में उनका नाम, अपनी उस रफ़ीक किया, उनके कज़न रफ़ीक ने अपनी माँ खाला मजीदा को बता दिया कि ऐसे ऐसे लड़की है और ऐसे ऐसे मेरा रास्ता रोकती है। माँ ने कहा बेटा तुम कोशिश करो, अपने दिन की ड्यूटी करा लो। किसी लड़की के साथ इस तरह बोलना ये अच्छा नहीं है, और मैं भी तेरे साथ कैसे जाऊं कि रात को। उसने कहा अम्मा अभी ड्यूटी तो चेंज मेरी नहीं होगी। तो उसने कहा बेटा फिर एक काम कर, तू कल छुट्टी कर ले, जिस वक्त तू आता है ना उस गली में पहुंचता है, क्या टाइम होता है। उसने कहा अम्मा उस वक्त तकरीबन ये टाइम होता है। उसने कहा मैं उसी वक्त तेरे साथ चलूंगी। सीधा उस लड़की के जाके जरा बाल खींचती हूं और मैं देखती हूं कौन है जो मेरे बेटे के रास्ते में आ रही है। अगले दिन उसने छुट्टी की और जब टाइम होने लगा, खाला को लेके, वो अपनी माँ को लेके सीधा उसी जगह पहुंचा जहां पे वो लड़की खड़ी होती थी। वहां पे कोई भी लड़की नहीं थी। वो अपनी माँ के साथ काफी देर वहां पे खड़ा रहा कि अभी आती होगी, अभी आती होगी। उसने कहा कहाँ है लड़की। उसने कहा अम्मा रोज तो यहीं पे होती है, मेरे आने से पहले होती है। तो उसने कहा आज तो नहीं है, तेरा वहम होगा। उसने कहा अम्मा वहम नहीं है, यहीं पे होती है। उसने कहा तू कहाँ है, अगर होती है तो मुझे भी तो नजर आए।
काफ़ी देर इंतज़ार किया, काफ़ी टाइम हो गया, माँ ने कहा नहीं है। वापस चले गए। अगले दिन जब फिर वो जॉब से 12 बजे वापस आया तो वो लड़की वहीं पे खड़ी थी। वो उसको जाते ही देखकर बोला, तू कल क्यों नहीं आई? उसने कहा कल मैं आई थी। क्यों झूठ बोलती है, तू कल तो नहीं आई थी? उसने कहा कल तो मैं आई थी। तू किसको साथ लेके आया था? उसने कहा मैं अपनी अम्मा को साथ लेके आया था, तुझे वो बताती। अच्छा, अब तू अपनी अम्मा से मुझे डराएगा? मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। मेरी एक बात याद रख, मैं जब एक दफ़ा किसी को पसंद कर लेती हूँ ना, फिर मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तू जिसको भी लेके आ जा, तुझे मैंने पसंद कर लिया है, अब तू मेरा है। वो सीधा घर गया। अगले दिन उसने फिर अम्मा को बताया कि अम्मा उसने ऐसे ऐसे कहा है। अम्मा कहती है तेरा वहम है, क्या हो गया है तुझे? उसने कहा अम्मा एक काम कर, हम दूर छुप जाएंगे। पहली दफ़ा जब हम गए थे ना, उसने हमें देख लिया होगा अपने घर से कि हम बाहर खड़े हैं, इसलिए वो बाहर नहीं निकली होगी। हम गली के कोने पे छुप जाएंगे, वो जैसे ही बाहर आएगी ना, मैं उस रास्ते से आऊँगा। क्योंकि पहली जब माँ को वो लेके गया था, वो जब वो घर की तरफ जा रहा होता था, वो उस रास्ते में खड़े हुए थे। उसने कहा मैं उसी तरह ही आऊँगा, तू पीछे छुप जाए। हम पहले जाके पीछे छुप जाएंगे, मैं आगे चलता हुआ आऊँगा, जैसे मेरे सामने आ जाएगी अम्मा मैं तुझे आवाज़ दे दूँगा। उसने ऐसे ही किया, छुट्टी की, अम्मा को लेकर पहुँच गया। काफ़ी वेट किया, जब टाइम हो गया अम्मा को पीछे खड़ा किया और चलता हुआ जैसे ही गली में मुड़ा, अम्मा पीछे सामने वो खड़ी हुई थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने आवाज़ दी, अम्मा अम्मा आ जा। उसने पीछे मुड़ के देखा, अम्मा आ गई। अम्मा जैसे ही सामने आई, देखा बेटा अकेला खड़ा है। हाँ किधर है? ये खड़ी है, कहाँ गई? माँ ने कहा तेरा दिमाग खराब है, कहाँ है? मैंने कहा अम्मा ये खड़ी थी। तो उसने कहा किसी घर के अंदर भी जो जाती तो दरवाजे तो सबके बंद हैं, दरवाज़ा खुलता किसी का, अंदर घुसती। ये उधर भी भागती नजर आती, पीछे की तरफ आती, पीछे मैं थी, दरवाज़ा भी किसी का नहीं खुला, मैं बिल्कुल गली के पीछे ही खड़ी थी, कहाँ है? अब वो परेशान हो गया। माँ को लगा कि बेटे को कहानियाँ जो सुन के आया ना उस तरह की, क्योंकि अब इस तरह की बातें करता रहता था, बेटे को लगता है कोई वहम सा हो गया है। माँ ने कहा तेरा दिमाग खराब है, यहाँ पे तो है ही कोई नहीं। खैर अम्मा उसको लेकर घर पहुंची। अम्मा ने कहा वहम छोड़ दे, तू अपना दायरा कड़ा कर लिया कर, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, चारों कुल पढ़ लिया कर, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने कहा ठीक है अम्मा। अब रफ़ीक दायरा कड़ा सब भी कर लेता, लेकिन वो आगे मौजूद होती। अगले दिन जैसे ही वो गया तो रफ़ीक देखता है कि जैसे ही उस जगह पे पहुंचा तो उसने उसका रास्ता रोक लिया और उससे बोलती है रुक, हिली मत यहां से। रफ़ीक ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम रुक से गए। इस अंदाज में उसके कदम रुक गए कि वो चल ना सका। उसने उसी वक्त खड़े खड़े रफ़ीक के इर्द गिर्द गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। रफ़ीक कह रहा है मेरा जिस्म जकड़ा हुआ है, मैं हिलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं हिल नहीं पा रहा। वो गोल गोल घूम रही है, वो मेरे इर्द गिर्द घूमती रही है, मैं परेशान हो गया हूं, ये क्या कर रही है। कि जब वो मेरे इर्द गिर्द वो उसने घूम लिया तो मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ। तकरीबन कोई 8-10 चक्कर उसने मेरे इर्द गिर्द निकाले हैं। और जब वो मेरे इर्द गिर्द घूम ली है तो उसने अपनी मुट्ठी खोली है। उस मुट्ठी के अंदर एक पकी हुई बोटी थी। जैसे उसने मुट्ठी खोली है तो उस बोटी के खुशबू ऐसे थी जैसे कोई सड़ा हुआ गोश्त होता है। बोटी सड़ी हुई नहीं थी, लेकिन ऐसा स्मेल आई जैसे सड़ा हुआ गोश्त होता है। उसने कहा मुंह खोल। उसने अपने दांत बंद कर लिए कि मैंने मुंह नहीं खोलना। उसका जिस्म जकड़ चुका था, वो चल नहीं पा रहा था, देख पा रहा था, गर्दन हिला पा रहा था, लेकिन हाथ पांव बाजू उसके एक ही जगह पे थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ इतना गर्म था, इतना गर्म था जैसे आग का बना हो। उसने उसकी थोड़ी को पकड़ा, उसके मुंह को ज़बरदस्ती खोला, उसका मुंह खुल गया। वो बोटी उसने उसके मुंह में डाल दी। जैसे उसके मुंह में गई तो वो बोटी नहीं थी, जैसे कोई फोम होता है, बच्चे वो खाते थे, वो लच्छा बना होता था, वो एक तोड़ तोड़ के चीनी का बनता था, लच्छा खाते थे। वो कहता है लच्छे की तरह की बोटी थी, वो ऐसे गुम हो गई जैसे अंदर चली गई। और उसके बाद मुझे कहती है जा अब तू मेरा है। वो चलता हुआ घर तक तो पहुंचा, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि रास्ते में उसको 2-3 दफ़ा उल्टी आ गई। और जब घर पहुंचा तो माँ ने देखा बेटे की हालत ख़राब है। माँ के सामने जब उसने उल्टी की, उसके अंदर थोड़ा सा खून निकला। माँ परेशान हो गई। माँ को सारी उसने बात बताई कि ऐसे उसने मेरे चक्कर काटे और मेरे मुंह में कोई बोटी डाली है, सड़ी हुई, तो अंदर घुल गई। माँ ने कहा मामला गड़बड़ है।
अगले ही दिन सुबह माँ उसको मस्जिद के इमाम साहब के पास लेके गई है। सारी बात इमाम साहब को बताई है तो इमाम साहब ने कहा वो इंसान नहीं है, वो जिन्नात में से है। मैं इस पे दम कर देता हूं बच्चे पे, और अभी कुछ अर्सा इसको नौकरी पे ना भेजें। एक काम करें, जितनी जल्दी हो सके इस बच्चे की शादी कर दें। अगर इस बच्चे की शादी ना हुई तो इस पे हावी हो जाएगी। अभी ये काम पे ना जाए, क्या इसके लिए रिश्ता देखा हुआ है? माँ ने कहा हाँ, इसकी कज़न है, बहुत खूबसूरत है, वो तो पहले से बात हुई हुई है। तो उसने कहा जितनी जल्दी हो सके, अब आप बच्चे को बचाना है कि वो उसके पीछे ना पड़ जाए, इसकी शादी करें। और बच्चे से कहें ये गले में तावीज़ पड़ा रहे, उस गली की तरफ ये जाए भी ना, घर में रहे ज़्यादातर, उस गली की तरफ इसने नहीं जाना। माँ परेशान हो गई। तावीज़ पहना दिया गया, पानी दम करके दे दिया गया, और फौरी तौर पे उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। जो तावीज़ मुसलसल जाके मौलवी साहब से लाते रहे, उधर जो उसकी कज़न थी जिससे उसकी मंगनी हुई थी, वो इंतहा की खूबसूरत, लेकिन उसके बाल इंतहाई लंबे थे। ऐसे लंबे बाल के बाल खुले होते तो लड़कियां देखते ही रह जाती। और उसका नाम था, उस लड़की का, सलमा। उसकी जो मंगेतर थी रफ़ीक की, लंबे बालों वाली खूबसूरत सलमा से जल्दी से घर वालों ने उसकी शादी कर दी। जैसे ही शादी हुई है, बड़ी धूमधाम से की, मतलब उस तरह तो नहीं, गरीब जिस तरह शादी करते हैं, बहुत ज़्यादा धूमधाम तो नहीं, मतलब इन दिनों में रफ़ीक का बेइंतहा ख्याल रखा जाता रहा। मौलवी साहब के पास, इमाम साहब के पास लेके जाते रहे, दम दरूद कराते रहे, गले में तावीज़ भी था, वो सब कुछ मामला ठीक रहे। शादी तो फिर भी करनी थी, नौजवान था, वो कर नहीं रहा था, लेकिन जब कारी साहब ने कह दिया तो शादी कर दी। शादी हो गई। अब वो अपनी बीवी के साथ घर में बिल्कुल खुश था। रात को वो कमरे के अंदर, ये तकरीबन शादी के 1.5 महीने की बाद की बात है, वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, बीवी ने अपने बाल खुले हुए हैं, खुले छोड़े हुए हैं, और इस तरह खड़ी हुई है जैसे इंतजार कर रही हो कि रफ़ीक कमरे में दाखिल हो। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ है तो बीवी के मुंह से एक आवाज आई है, तू आ गया है, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तूने मुझे रोकने की कोशिश की थी, तूने मुझे बांधने की कोशिश की थी। अब देख मैं तेरा और सब घर वालों का क्या हाल करती हूं। निकल जा मेरे कमरे से, निकल जा। वो इस तरह दहाड़ रही थी, वो डर गया कि सलमा को क्या हुआ है। उसने कहा सलमा, सलमा क्या हुआ है तुझे? वो सलमा के करीब गया, सलमा ने पकड़ के उसको दोनों हाथों से धक्का दिया, वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। जल्दी से खड़ा हुआ, भागता हुआ माँ के पास गया, अम्मा अम्मा अम्मा, हाँ क्या हुआ है? सलमा को देखें। माँ भी अंदर आई है तो माँ क्या देखती है, सलमा बिस्तर पर बैठ गई है, बाल उसने लंबे से बिस्तर पर रखे हुए हैं और अपने बालों के ऊपर बैठी हाथ फेर रही है, जैसे अपने बाल ना हो, कोई जानवर हो, उस जानवर के ऊपर प्यार से कोई हाथ फेरता है, ऐसे वो हाथ फेर रही थी। तो परेशान होगी माँ। माँ ने कहा सलमा, सलमा बेटी ये क्या कर रही है? सलमा ने यूं गर्दन घुमा के देखा और एकदम गुस्से में बोली, तूने की है ना इसकी शादी, मुझे रोकने की कोशिश की है, मैं इतना अरसा जकड़ी रही हूं, अब देख मैं क्या करती हूं। तेरा हशर, तेरे बेटे का हशर, और इसका जिसका मैंने वजूद कब्जे में कर लिया है, इसका मैं तुम सबको मार डालूंगी। तुमने मेरा रफीक मुझसे छीना है। मां परेशान हो गई। मां बोली, ये तेरा रफीक कहां से हो गया? कौन है तू? मां थी, लखते जिगर को बचाना था कि कौन है तू, और तूने इसके वजूद को क्यों जकड़ा है? कहां से आई है? उसी गांव से, उसी गांव से जहां आसिया रहती है, उसी बाग से आई हूं। मैंने तेरे बेटे को देखा था तो तब से मैं इसके पीछे थी, बस मेरे पास ताकत नहीं थी। जैसे ही मुझे ताकत मिली मैं इसके सामने आ गई, और मैंने तो इसे गोश्त भी खिला दिया था, इसे अपना बना लिया था, इसके साथ फेरे भी ले लिए थे। लेकिन तूने उस मौलवी को बीच में डाल के बहुत बुरा किया। तुझे शायद पता नहीं, जाके देख उस मौलवी का मैंने क्या हशर किया है। वो मुझे रोके हुए था, मैं भाग गई हूं, उसको भी सबक सिखा आई हूं। अब तुम लोगों की बारी है, देखना मैं तुम लोगों के साथ करती क्या हूं।
माँ बेचारी समझ गई थी हालात को, एकदम से परेशान हो गई और उसी वक्त सामने बैठी सलमा ने एकदम झटका लिया और कहा, अभी तो मुझे जाना है अपने घर, लेकिन अब मेरा यही घर है, मैं वापस आऊंगी और अपने इसी घर में रहूंगी रफीक के साथ। मेरे रास्ते में कोई आया तो उस दीवार को मैं गिरा दूंगी, उसको जान से मार दूंगी। और उसी वक्त झटका लिया सलमा ने और इस तरह झटका लेके खड़ी हुई और एकदम से चौंकी और बोली, अम्मा रफीक क्या हुआ है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ समझ गई थी, रफीक भी समझ गया था, वो जो भी अंदर थी वो जा चुकी थी। माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, तू आराम कर, रफीक तू मेरे साथ आ। माँ ने उसी वक्त रफीक को साथ लिया, सीधे मौलवी साहब के पास पहुंचे तो पता लगा मौलवी साहब की तबीयत शदीद ख़राब हो चुकी है। और उन्होंने कहा, हाँ वो बहुत ताकतवर है, मैंने उसको इतने अरसे से रोका हुआ था, लेकिन उसने मुझे भी नुकसान पहुंचा दिया है, मुझे काफ़ी चोटें आई हैं, मैं रात को सोया हुआ था कि उसने मेरी चारपाई से मुझे नीचे गिरा दिया और मुझे काफ़ी मारा है। लेकिन आप लोग घबराएं मत, मैं आपको एक पता दे रहा हूँ, अभी जाइए, अभी। मैं आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मैं नहीं आ सकता था, अब मुझे इस मस्जिद से अभी बाहर नहीं निकलना, मैं हुजरे में सोया था, अब मैं मस्जिद में इसलिए हूँ कि वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, मेरे हुजरे में आ सकती थी। आप लोग जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। फौरी तौर पे ये मैं आपको एक पता दे रहा हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, रवाना हो जाइए, बाकी आपका काम वो कर देंगे। फौरी तौर पे घर गए, पैसे शैसे उठाए, खाला मजीदा, उनके शौहर रब नवाज, बेटे को लेके, बहू को लेके, सलमा को लेके रवाना हो गए। रहीम यार खान का ही एड्रेस था एक जगह का, वो वहां पे पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, एक बहुत ही गरीब सा घर था, लकड़ी का दरवाज़ा खटखटाया, एक बच्चा बाहर आया, उन्होंने पूछा, फलां हैं? उन्होंने कहा, जी रुके। थोड़ी देर के बाद एक बुजुर्ग शख्सियत, पगड़ी पहनी हुई, देहाती सा कपड़े पहने हुए, धोती बांधी हुई, सफ़ेद कमीज़ पहनी हुई, आके बोले, जी मैं हूँ, बताइए। उनको बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने भेजा है और आपके पास आए हैं। तो वो बोले, उसने मुझे मेरा क्यों शो कर दिया? वो अपने आप को छुपाए हुए थे, एकदम से बाहर निकल आए, इनको लेके साइड पे खड़े हो गए और कहा, इस गली में कोई नहीं मुझे जानता, उसने मेरा रूप जो मैंने दुनिया से छुपाया हुआ है आपको बताकर अच्छा नहीं किया, क्यों भेजा उसने? तो उन्हें जल्दी से सारी कहानी सुना दी। वो बोले, अच्छा अब समझा, मामला उससे भी आगे बढ़ गया है इसलिए, वरना वो कभी मेरा रूप किसी को नहीं बताता, हम छुपे हुए लोग होते हैं। और मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट ये करूंगा, इस गली में कुछ भी ना बताइएगा किसी को कि आप लोग मेरे पास आए थे और मैंने आपका काम किया है। जाइए आप लोग, आपका काम हो जाएगा, लेकिन इस वादे पे मेरा अगर आप लोगों ने बताया किसी को तो याद रखिएगा, हम छुपे हुए लोग होते हैं, आपका मामला और ख़राब हो जाएगा, मैं हाथ हटा लूँगा और फिर जो होगा वो आपके साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन आपने इस वादे को निभाया तो ये आपके आज के बाद आपके सामने नहीं आएगी, जहाँ से आई है चले जाएगी। आप लोग जाइए। घर वाले परेशान हुई, कुछ किया नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं, वादा तो कर दिया कि जी वादा है आपका, किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन वापस चले जाओ। उन्होंने कहा, हाँ हाँ वापस जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अगर उसने मेरा राज अफशा किया है, तुम लोगों को मेरे पास पहुंचाया है, तो तुमने वादा कर दिया इस राज को राज रखना, जाओ तुम्हारा काम हो गया। वो सीधा वापस पहुंचे कारी साहब के पास मस्जिद कि जी उन्होंने तो कुछ नहीं किया, वादा लिया और भेज दिया। वो कहते हैं, वादा ले लिया, जाओ तुम्हारा काम हो गया। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, एक इंतहाई गरीब ख़ानदान से हैं, आज ये चाहे अरबों पति हो सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं, ये अपना आप कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करते, ये छुप के रहते हैं। मैं भी तुम्हें कभी ना बताता, मजबूरी में बताया कि तुम्हारा काम हो जाए, क्योंकि वो ताकतवर बहुत है, इससे मैं भी बच जाऊंगा, तुम भी बच जाओगे। जाओ सुकून में रहो, कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें अपने हाथ में ले लिया है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग घर पहुंच गए, रात सारी जागते रहे, डरते रहे क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन इंतजार किया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन इंतजार किया, कुछ भी ना हुआ। मस्जिद के कारी साहब के पास गए, वो ठीक हो चुके थे। वो बोले, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अब तो कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, हाँ अब तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इसलिए कि जो अल्लाह के लोग होते हैं ना, ये काम इस तरह कर देते हैं कि पता भी नहीं लगता, काम हो जाता है। तुम्हारा काम हो चुका है, अब सुकून में आ जाओ। रफ़ीक के साथ, उसकी बीवी के साथ अब दोबारा कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने काम कर दिया तुम्हारा। उसी रात जब उन्होंने वादा कर दिया था कि सिर्फ मेरा ना बताना, तुम्हारा काम हो जाएगा, समझो तुम्हारा काम हो गया। वो क्या हुआ उसके साथ, उन्होंने क्या किया, ये वो बताते नहीं हैं। ये अल्लाह के नेक लोग होते हैं, वादा निभाना उनका, कभी किसी को ना बताना। मैंने भी सिर्फ इसी गर्ज से बताया था कि तुम्हारा काम हो जाओ। अब तुम्हारा काम हो गया, जाओ अल्लाह का शुक्र अदा करो। और उसके बाद
दोबारा रफ़ीक की ज़िंदगी में और सलमा की ज़िंदगी में दोबारा कभी कुछ भी नहीं हुआ। एक दफ़ा फैमिली कारी साहब के पास गई और उनको ये बात कही थी कि आपके उस्ताद तो बहुत पहुँचे हुए हैं, हम उनके पास नहीं जाते, उधर पीछे गांव में एक जो मसला है कि आप वो हल करा सकते हैं। उन्होंने कहा अब वो देर बहुत हो चुकी है, मेरी उनसे इस बात पे आप लोगों से पहले ही बात हो चुकी है। उस खातून की बात कर रहे हैं ना, जिसका नाम आसिया है, जिसके साथ वो मामला है, अब वो बूढ़ी हो चुकी है। हाँ, वो उसके साथ हट जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसकी उम्र तो गुजर गई। लेकिन यह है कि अब बाकी घर वालों को कुछ नहीं होगा, वो भी ठीक हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ अरसे के बाद रफ़ीक, उसकी माँ, अब्बा, सलमा गांव गए तो पता लगा अब वो किसी से बोलती नहीं थी। ठीक तो हो गई थी, लेकिन इतनी कि चुप हो गई थी। वो नानी बुजुर्ग जो थी, वो किसी से बात नहीं करती थी, वो जो बैठ के बोलती रहती थी, अब ऐसा कुछ नहीं करती थी। उन्होंने ठीक कहा था कि अब क्या फ़ायदा, अब तो देर बहुत हो चुकी है, शादी भी नहीं हो सकती, अब तो बूढ़ी हो गई हैं। वो जितना अरसा ज़िंदा रही, खामोशी से कभी किसी से कोई बात नहीं की, चुप रहती थी, खाना खाती थी और ज़िंदगी गुजारती रही, अल्लाह को प्यारी हो गई। घर वाले यही कहते थे, उन बुज़ुर्गों ने किसी को बताए बगैर उनके अंदर से जो चीज़ भी थी वो निकाल दी थी। दोबारा बाग के अंदर से कभी कुछ हमें महसूस नहीं हुआ। उन्होंने सब ख़त्म कर दिया था, लेकिन देर इतनी हो चुकी थी कि वो तो बूढ़ी हो गई थी। उसके बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। रफ़ीक अपनी बीवी के साथ हमेशा खुश रहा, आज भी वो कहते हैं वो खुश है, उनके बच्चे हो चुके हैं, सब है, लेकिन ये कहानी कभी किसी को नहीं सुनाई। आज आपको इसलिए भेजी है, यकीनन आपका जो अंदाज़े बयां है वो ज़्यादा अच्छा है, लोगों को सुन के अच्छा लगेगा, कहानी पसंद आएगी तो लोगों से रिक्वेस्ट भी कर दीजिएगा, हम भी आपकी कहानी सुनते हैं, हमेशा लाइक करते हैं, इनसे कहिएगा ये लोग भी कहानी को लाइक ज़रूर किया करें। आप जिस अंदाज में सुनाते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, लाइक आपका फ़र्ज़ है, और हम अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर भी करते हैं आपकी कहानी को। अगर लोग भी शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये उनके अल्फाज हैं। शायद मैंने कोई वाक़या भूल भी गया हूँ, बीच में बहुत वाक़यात थे, तो मैं इसलिए ज़ुबैर साहब, ज़ुबैर है ना मेरे ख्याल में आपका नाम, मोहम्मद ज़ुबैर, माफ़ कीजिएगा। आपकी कहानी वाकई बहुत ज़बरदस्त है और उम्मीद है सारे वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।